प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल लगता है। इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। मतलब दो चालक ले लेंगे हम लोग और दोनों चालक को पास पास रख देंगे, तो दोनों चालक में किस प्रकार का बल लगेगा और दोनों चालकों के बीच में जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना होगा, इस लेक्चर में हम इस बात की गणना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो डायग्राम दिया गया है। पहले वाले डायग्राम में पहले चालक में विद्युत धारा I1 और दूसरे चालक में विद्युत धारा I2 बह रहा है। I1 और I2 का दिशा एक है, तो F1 बल लगेगा इस दूसरे चालक पे और F2 बल लगेगा इस पहले चालक पे। मतलब दोनों बल देखिए एक दूसरे के तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले केस में जो बल होगा वो बल आकर्षण वाला बल होगा, क्योंकि दोनों ही चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के पास पास आने का प्रयास करेंगे। विद्युत धारा, बल तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देख सकते हैं। दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि विद्युत धारा I1 और विद्युत धारा I2 जस्ट एक दूसरे के उल्टे है। तो यहां पर देखिए F1 और F2 जो है वो भी बाहर की तरफ है। पहले दोनों ही अंदर की तरफ आ रहे थे, अब दोनों ही बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब दूसरे केस में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब दोनों ही केस में हम लोग मान लेते हैं कि दोनों चालक के मध्य जो दूरी है वो r है। बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग अगर आपको याद हो, किसी अनंत ऋजुरेखीय धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता था वो होता था, जैसे मैं पहले चालक को ले लेता हूं, पहले चालक पे विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रहा है, तो r दूरी पर पहले चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो होगा B1। B1 बराबर होगा म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई r। इसी प्रकार दूसरे चालक का r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको B2 से प्रदर्शित करेंगे और ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 बटे 2 पाई r। यहां पर चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र B2 लग रहा है और दूसरे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र B1 लग रहा है। इसका कारण यह है कि पहला चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक पे लगेगा और दूसरे चालक का चुंबकीय क्षेत्र पहले चालक पर लगेगा। ठीक है, तो पहला जो चालक है अगर वो F1 बल का अनुभव करता है तो ये बल किसके बराबर होगा? पिछले लेक्चर का अगर आपको याद हो तो F बराबर हम लोगों ने प्रूव किया था ILB साइन थीटा। तो पहले चालक पर यहाँ पर जो बल का अनुभव होगा ये होगा F1 बराबर पहले चालक में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है I1। चालक की लंबाई हम यहाँ पर L ही ले लेते हैं, चालक की लंबाई को मान के चलते हैं कि L है, वैसे इसकी लंबाई अनंत है, अंतिम जो रिजल्ट निकलेगा उसमें L का पद नहीं होगा। अब पहले चालक पर चुंबकीय क्षेत्र क्या लग रहा है B2 और यहां पर आ जाएगा साइन 90। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो चालक है और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। कहां से? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। यहां से मैं लिख सकता हूं F1 बराबर आ जाएगा I1 L B2। B2 यानी दूसरे चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान रख दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट I1 गुणित I2 बटे 2 पाई r गुणित L। इसी प्रकार दूसरे चालक पर लगने वाले बल की अगर मैं बात करूं तो ये F2 बराबर हो जाएगा I2 गुणित L गुणित B1 साइन 90। यहां पर B1 क्यों लिया गया? क्योंकि दूसरे चालक पर जो चुंबकीय बल लग रहा है वो पहले चालक के चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई चालक का चुंबकीय क्षेत्र अपने आप पर ही लगे, किसी भी चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक पे लगेगा। जैसे कोई भी चुंबक अपना असर दूसरे चुंबक पर दिखाएगा, न कि अपने आप पर।
अब यहाँ पर देखिए ठीक इसी प्रकार F2 भी जो है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं B1 का मान यहां से रख दूं, इस B1 के मान को यहां पर रख दूं तो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R गुणित L। ये आ गया पहले चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल, दूसरे चालक द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल। अब मैं देखता हूं कि एकांक लंबाई, चालक के एकांक लंबाई द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल का परिमाण कितना होगा। तो एकांक लंबाई द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल को अगर मैं स्मॉल f ले लूं तो ये हो जाएगा F1 बटे L। एकांक है इसीलिए लंबाई बटे में आ रहा है। F1 का मान अगर आप रख देते हो तो रख दो, यहां पर आप F2 बटे L भी लिख सकते हैं, दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि F1 और F2 के जो मान हमने निकाले हैं दोनों बराबर आया है। तो स्मॉल f क्या है, दोनों चालक के एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, एकांक लंबाई है इसलिए लंबाई बटे में है। F1 या F2 के मान को आप रख दीजिए तो F1 का मान कितना है, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई R गुणित L बटे L और L कट गया तो दोनों ही चालक के एकांक लंबाई जो है वो कितने बल का अनुभव करेंगे, F बराबर म्यू नॉट गुणित I1 गुणित I2 बटे 2 पाई R। ये हो गया दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। यहां पर हम एकांक लंबाई को ले रहे हैं, इसका कारण स्पष्ट है कि दोनों ही चालक की लंबाई अनंत है, इसलिए संपूर्ण चालक पर लग रहे बल की गणना करना असंभव है, इसलिए आप एकांक लंबाई लेंगे। एकांक लंबाई क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी सी लंबाई ले रहे हैं और उस लंबाई पर लग रहे बल को उस लंबाई से भाग दे रहे हैं, लग रहे बल को लंबाई से भाग दे रहे हैं, तो एकांक लंबाई पे लग रहा बल हमारा निकल गया। अब मेरे ख्याल से आपका स्पष्ट हो गया होगा कि हमने एकांक लंबाई पे बल क्यों लिया, कैपिटल F की जगह क्यों हमने स्मॉल f लिया। तो ये तो था हमारा टॉपिक। अभी सूत्र के प्रयोग द्वारा हम लोग एक एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं लिख दूं I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, A का मतलब एम्पियर, R बराबर लिख देता हूं 1 मीटर, तो F बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 2 पाई। अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट बटे 4 पाई। यहां पर म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान बायो-सेवर्ट के नियम से आपको पता है कि कितना होता है, 10 के घाते -7। बायो-सेवर्ट का नियम जब मैंने बताया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि स्थिर विद्युत नियतांक है म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसका इकाई होगा न्यूटन प्रति मीटर। अब यहां से 1 एम्पियर को आप कैसे परिभाषित करेंगे, आप लिखेंगे कि दो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे से इकाई दूरी पर रखे होने पर यदि एक दूसरे को 2 गुणित 10 के घाते -7 या एक दूसरे के एकांक लंबाई को 2 गुणित 10 के घाते -7 न्यूटन बल से आकर्षित करें, यदि एक ही धारा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, प्रतिकर्षित करें यदि विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। सरल शब्दों में इसको कह सकते हैं कि ये जो दूरी है ये इकाई है। इकाई दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही चालक यदि एक दूसरे के एकांक लंबाई को 2 गुणित 10 के घाते -7 न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, तो हम कहते हैं कि दोनों धारावाही चालक में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। आकर्षित कब करेगा, जब विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होगा। प्रतिकर्षित कब करेगा, जब विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। तो ये रहा आपका ये टॉपिक। मेरे ख्याल से टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा।
अगर आपका कोई फीडबैक हो, आप लोगों को लगता है कि कुछ सुधार होना चाहिए, तो अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।